हेलो एवरीवन, सारथी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने करा दिया है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गैलीलियन रूपांतरण क्या है? दर्शाइए कि न्यूटन के गति के नियम तथा संवेग संरक्षण नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है। तो हमें सबसे पहले बताना है गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है। उसके बाद हमें बताना है कि जो न्यूटन के गति के नियम है और जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर रहता है। निश्चर मीन्स क्या होता है? हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो आंसर क्या है हमारा? गैलीलियन रूपांतरण। सबसे पहले देखते हैं गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है। तो परस्पर नियत आपेक्षिक वेग से गति कर रहे दो निर्देश फ्रेमों में किसी बिंदु या कण की स्थिति वेक्टरों या निर्देशांकों को संबंधित करने वाले समीकरण को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, अगर हमारे परस्पर नियत आपेक्षिक वेग से दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी बिंदु या कण की स्थिति वेक्टरों या निर्देशांकों को संबंधित करने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो ये तो हमारी गैलीलियन रूपांतरण की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। गैलीलियन अगर आपसे निश्चरता भी पूछ ली जाती है तो आप उसमें क्या कह सकते हैं कि गैलीलियन निश्चरता में जो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत जो नियम होते हैं वो क्या रहते हैं? निश्चर रहते हैं, यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि न्यूटन के गति के नियम और संवेग संरक्षण नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर हैं। तो कैसे दिखाएंगे ये निश्चर है? तो सबसे पहले न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत न्यूटन के गति के नियमों की निश्चरता। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट नियम है वो हमारा क्या है? सेकंड नियम है। सेकंड नियम में ही फर्स्ट और थर्ड जो रूल है वो आ जाता है। तो इसीलिए हम सेकंड ही लेके चल रहे हैं। सेकंड जो हमारा रूल है क्या है? माना कि जड़त्वीय फ्रेम एस में एम द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है। हमने क्या मान लिया? एक हमारा जड़त्वीय फ्रेम है एस और उसमें एक एम द्रव्यमान का कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। उस एम द्रव्यमान का कण है और उस पर बल कितना लग रहा है? एफ वेक्टर लग रहा है तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ए वेक्टर है और जो वहां पर त्वरण है वो क्या है? हमारा ए वेक्टर है। तब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आपने द्वितीय नियम पढ़ाई है, एफ इक्वल एम ए होता है। तो एफ वेक्टर इक्वल एम ए वेक्टर। अब क्या मान लिया हमने? अब माना कि जड़त्वीय फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे निर्देश फ्रेम एस डैश में उसी एम द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल एफ डैश वेक्टर है। तो वहीं पर यहाँ पर हमारा एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एस था। अब इसी के सापेक्ष एक समान वेग से एक और हमारा निर्देश फ्रेम गति कर रहा है, वो क्या है? हमारा एस डैश है। और वहाँ पर क्या है? जो हमारा पहले एम द्रव्यमान का कण है वही कण है और उस पर बल कितना लग रहा है? एफ डैश वेक्टर लग रहा है। और उसमें उत्पन्न त्वरण क्या है? हमारा ए डैश वेक्टर है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, तो यहाँ पर द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा हमारा? एफ डैश वेक्टर इक्वल एम ए डैश वेक्टर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत होता है हमारा त्वरण निश्चर रहता है। तो त्वरण निश्चर का मतलब है निश्चर अपरिवर्तित रहता है। निश्चर का मतलब क्या होता है? हमारा जो त्वरण है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ए वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? हमारा ए डैश वेक्टर। ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल ए डैश वेक्टर। हमने पीछे कौन सी लाइन ली थी? एस डैश वेक्टर में क्या लिया था हमने? द्वितीय नियम
एफ डैश वेक्टर इक्वल एम ए डैश वेक्टर। तो ए डैश वेक्टर की जगह क्या रख दिया है हमने, ए वेक्टर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, गैलीलियन रूपांतरण में थोड़ा निश्चल रहते हैं। तो ये हो गया हमारा एम ए वेक्टर, और एम ए वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारी, एफ वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गई कि जो एफ डैश वेक्टर है वो क्या है, एफ वेक्टर। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत न्यूटन के गति का दूसरे नियम निश्चल रहता है, और दूसरा नियम निश्चल रहता है तो बाकी के दोनों नियम भी निश्चल रहते हैं। ठीक है, अब हमसे संवेग संरक्षण नियम और पूछा गया है, तो उसको भी दिखा देते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण नियम की निश्चितता। अब संवेग संरक्षण नियम की निश्चितता कैसे दिखाएंगे, तो हमने मान लिया कि एक जड़त्वीय फ्रेम है, वो क्या है, एस में m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कण टक्कर करते हैं। ठीक है, एक निर्देश फ्रेम S में m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण टक्कर करते हैं। टक्कर से पूर्व कणों के वेग कितने थे, m1 का u1 वेक्टर था और m2 का वेग जो था टक्कर से पूर्व वो u2 वेक्टर है। और टक्कर के पश्चात कणों के वेग कितने हो जाते हैं, m1 का हो जाता है हमारा v1 वेक्टर तथा इसका हो जाता है हमारा m2 का v2 वेक्टर। तब संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ ही रखा है आपने, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। यानी कि टक्कर से जो पूर्व है वो संवेग और बाद का संवेग हमारा बराबर रहेगा। अब क्या मान लिया, अब माना कि एक फ्रेम एस के सापेक्ष एक नियत वेग v वेक्टर से गति कर रहा है। तो एक और निर्देश फ्रेम है वो क्या है, एस डैश है, और जो हमने पहले जड़त्वीय फ्रेम लिया था एस, उसके सापेक्ष v वेक्टर से गति कर रहा है। माना कि फ्रेम एस डैश में m1 तथा m2 द्रव्यमान के उन्हीं दो कणों पर, जो हमने दो कण पहले लिए थे, अब उन्हीं दो कणों पर एस डैश फ्रेम में टक्कर से पूर्व वेग क्रमश कितना है हमारा, u1 डैश वेक्टर तथा u2 डैश वेक्टर है, और टक्कर के पश्चात जो वेग है वो हमारा कितना है, v1 डैश वेक्टर तथा v2 डैश वेक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, वेगों के लिए व्युत्क्रम गैलीलियन रूपांतरणों के अनुसार, तो व्युत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण का फॉर्मूला क्या होता है वेग के लिए, तो वो होता है u वेक्टर इक्वल u डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो जब हमारा u1 है तो u की जगह u1 रख देंगे, u1 वेक्टर इक्वल u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पर u की जगह u2 डैश वेक्टर, u2 वेक्टर इक्वल u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। अब u की जगह क्या है हमारा, v1 है, तो v1 वेक्टर इक्वल v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, और अगर v2 है तो v2 वेक्टर इक्वल v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो अब ये जो वैल्यू आई हैं इसको हम किस में रख देंगे, हम अपने समीकरण 1 में रख देंगे। जो हमारा समीकरण 1 था, कौन सा था हमारा समीकरण, देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे जो अभी हमने निकाली है। तो कितना आ जाएगा वैल्यू रखने के बाद, हम u1 की वैल्यू m1 u1 इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो u1 की वैल्यू हमारी कितनी है, u1 डैश प्लस v वेक्टर। तो इन सभी की वैल्यू रखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर इक्वल m1 v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, m1 u1 डैश प्लस m1 v मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये हो जाएगा m2 u2 प्लस m2 v इक्वल m1 v1 डैश प्लस m1 v, और इसका हो जाएगा m2 v2 डैश प्लस m2 v। तो अभी हमारा इक्वल में है तो सेम साइन के कट जाएंगे, m1 v से m1 v कट हो जाएगा और यहाँ से m2 v से m2 v कट हो जाएगा। हमारे पास अब क्या बचेगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल
m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो ये हमारा u1 यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल m1v1 प्लस m2v2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो एस डैश है उसमें हमारा ये आ गया है टक्कर के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम हमारा एस डैश में भी लागू हो रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पर भी तो लागू हो रहा है, टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग यहाँ पर भी लागू हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण द्वारा संबंधित सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में संवेग संरक्षण का नियम निश्चित रहता है, यानी कि संवेग संरक्षण का जो नियम है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको ऐसे ही मेरी आगे भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।